नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी के मेंस की, और जिसमें हम बारी बारी से अभी सिलेबस को समझ रहे थे ताकि हमें ये सिलेबस पूरी तरीके से याद हो जाए। क्योंकि हमारी पूरी तैयारी के दौरान आप देखेंगे कि सिलेबस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हमें सिलेबस बहुत अच्छे से पता होता है तो हम आसानी से अपने नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को पहचान सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बस उसी के लिए मैं ये सारे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर 2 की। आपने पिछली बार पेपर 1 देखा था पिछली क्लास में, जिसमें मैंने आपको पेपर 1 पूरी तरीके से बता दिया था। आज आप दूसरा पेपर देखेंगे। दूसरे पेपर में आप जानते हैं 2 खंड हैं। पहले पेपर में भी 2 खंड थे, दूसरे पेपर में भी 2 खंड हैं। इसमें पहला खंड है जो कि संविधान से जुड़ा है, शासन व्यवस्था से जुड़ा है, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना से जुड़ा है। कहने का मतलब आपका पॉलिटी हुआ, गवर्नेंस हुआ, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंस्ट्रक्शन है वो इसके अंतर्गत आएगा। दूसरे खंड में आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र आपको पढ़ना होगा। समाजशास्त्र जो टॉपिक है वो पहली बार जोड़ा गया है, एक तरीके से बिल्कुल अलग। साथ ही साथ आप देखेंगे लोक प्रशासन भी हम इसमें थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे पहले पार्ट के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर ये आपका सिलेबस होगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर सेकंड का पार्ट 1 है, चाहे पेपर सेकंड का पार्ट 2 हो, दोनों में ही 5-5 इकाइयाँ होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर खंड की ये 5 इकाई, पेपर सेकंड के खंड ए की 5 इकाइयाँ हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पेपर 2 के खंड सेकंड की भी आप देख सकते हैं 5 इकाइयाँ हैं। अब हम जो बात करेंगे बारी बारी से इकाइयों पर करेंगे कि किस इकाई के अंतर्गत क्या चीज़ शामिल की गई है। तो सबसे पहले हम पेपर 2 पर आते हैं और पेपर 2 के खंड ए की पहली इकाई पर बात करेंगे। जो आप समझ चुके होंगे पेपर 2 मुख्य रूप से संविधान को लेकर चलेगा। तो इसमें आप देखेंगे इकाई 1 में भारतीय संविधान की बात की जाएगी, भारतीय संविधान के निर्माण की बात की जाएगी, इसकी विशेषताओं की बात की जाएगी, मूल ढांचे पर बात करेंगे और हम प्रमुख संशोधनों की बात करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण आपको पता है संविधान सभा ने किया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मूल कर्तव्य शामिल हैं, मौलिक अधिकार शामिल हैं, संघीय प्रवृत्ति शामिल है। ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से आप देखेंगे हमारे संविधान की विशेषता है। मूल ढांचा आप जानते ही होंगे कि मूल ढांचा एक वो विशेषता है संविधान की जिसमें जो है चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे केशवानंद भारती मामले में समझाया गया था। साथ ही साथ प्रमुख संशोधनों की बात करेंगे। आपको पता है हमारा संविधान परिवर्तनशील है, समय के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं, तो वही संशोधन जो है हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे वैचारिक तत्व, जैसे कि आपकी उद्देशिका हुई, प्रस्तावना, आपके मूल अधिकार हुए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुए और मूलिक कर्तव्य हुए। आप देखेंगे ये 4 पोर्शन ऐसे हैं कि जो मुख्य रूप से वैचारिक तत्व कहलाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके की जो फिलॉसफी है हमारे दर्शन की, हमारे संविधान की, वो इन्हीं टॉपिक में जुड़ी हुई है। तो इनको हम बारी बारी से बेहतर रूप से देखेंगे। इसके बाद आता है संघवाद, केंद्र और राज्य के संबंध, उच्चतम न्यायालय, आपका उच्च न्यायालय, न्याय के पुनरावलोकन, इसी तरीके से न्यायिक सक्रियता, लोक अदालतें और जनहित याचिका। कुल मिलाकर आप देखेंगे केंद्र राज्य संबंध और पूरी की पूरी न्यायिक प्रणाली, चाहे आपका उच्चतम न्यायालय हो, चाहे आपका उच्च न्यायालय हो, या उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन, अपने जो डिसीजन होते हैं उनको देखने की जो क्षमता होती है, जो अधिकार होता है वो न्यायालय के पास होता है। न्यायिक सक्रियता, एक्टिव होकर जो न्यायालय होती है वो डिसीजन देती है, कार्यपालिका के और विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप करने लगती है। इसी तरीके से लोक अदालत का महत्व आप जानते होंगे, और जनहित याचिकाएं जिसके माध्यम से हम पूरी कम्युनिटी के मुद्दों को उठाते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये इकाई पहली होगी। अब बात करते हैं हम दूसरे पेपर के खंड की इकाई दूसरी की। तो इसमें आता है मुख्य रूप से भारत का निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग। कुल मिलाकर ये 5-6 संस्थाएं हैं जो कि संवैधानिक संस्था है। इसमें से नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका महत्व क्या है, ये कार्य प्रणाली क्या है, और साथ ही साथ इनकी अगर कोई देन है या जिनके जो कार्य हैं, शक्तियां हैं,
क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उन पर हम बात करेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इसी इकाई में, भारतीय राजनीति में धर्म, जाति, वर्ग, नजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। आपको पता है हमारी भारतीय राजनीति काफी जटिल है, जिसमें जाति की भी भूमिका होती है, लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं, साथ ही साथ धर्म की भी भूमिका है, वर्गों की भी भूमिका है, अमीर वर्ग, निम्न वर्ग, ये अपने अपने अनुसार पार्टियों को चुनती है। नजातीयता कहने का मतलब जो जो लोग होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग नजातीयता रखते हैं, साउथ ईस्ट के लोग अलग नजातीयता रखते हैं, तो वो इसी तरीके से भाषा की भी भूमिका होती है। भाषा के आधार पर कोई नेता होता है, किस तरीके से कनेक्ट करता है, एक उत्तर भारतीय जो व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है या एक तरीके से किसी राजनीतिक दल का प्रमुख है, कैसे दक्षिण भारतीय लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें होती है। लिंग की भी भूमिका है, आप देखेंगे क्या भारतीय राजनीति में महिलाओं को जो पर्याप्त स्थान दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। आप जानते हैं अभी वो स्थान हमें जो स्त्रियां हैं उनको नहीं मिला है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार। कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, किस तरीके की विचारधारा वाले राजनीतिक दल हैं, जैसे कि आप देखेंगे वामपंथी हुए, दक्षिणपंथी हुए, मध्यपंथी हुए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मतदान व्यवहार, लोग कैसे मतदान करते हैं, क्या सोच कर मतदान करते हैं। तो आप जानते हैं जाति के आधार पर मतदान होता है, धर्म के आधार पर होता है, गरीबी और अमीरी के आधार पर भी होता है, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार भी होता है। फिर इसके बाद सिविल सोसाइटी देखेंगे और साथ ही साथ जो प्रमुख जन आंदोलन है जिन्होंने देश को प्रभावित किया है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ या अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन हुआ, ऐसे आंदोलनों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अखंडता की बात करेंगे और सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों की बात करेंगे कि हम भारत की जो राष्ट्रीय अखंडता को कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे इसे अधिक से अधिक अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी इकाई 3। तो इकाई 3 में आप देखेंगे संविधान का 73वां 74वां संशोधन है जो कि पंचायतों से संबंधित है, नगर पालिकाएं और निकायों से संबंधित है, वो देखेंगे। उसमें जन भागीदारी का क्या महत्व है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, स्थानीय शासन की बात करेंगे। आप वैसे भी जानते होंगे पंचायतें हैं चाहे नगर निगम है, ये स्थानीय शासन के ही स्वरूप है। फिर हम बात करेंगे जवाबदेही और अधिकार की। कुछ संस्थाएं दी गई हैं जैसे कि प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता आयोग, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इन संस्थाओं को भी हम देखेंगे और आप देखेंगे कि इनमें से अधिकांश जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्था नहीं है, सिर्फ जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग संस्थाएं ही कैसी हैं, संवैधानिक। तो इनका महत्व क्या है हमारे समाज में, इनके कार्य क्या होंगे, इनकी शक्तियां क्या होंगी, उन पर हम मेंस की तैयारी के दौरान चर्चा करेंगे। फिर हम लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे कि क्या समाज के सभी वर्गों को हमने पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है, महिलाओं को है या नहीं है, पुरुषों को है या नहीं है, दिव्यांगों को है या नहीं है। इस तरीके से इसकी बात करेंगे। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी देखेंगे। आपको पता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें हमने अपनी शक्तियाँ अपनी प्रतिनिधियों को सौंप दी हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी है तो फिर उसके माध्यम क्या है। फिर हम 3 प्रमुख कंसेप्ट की बात करेंगे, समुदाय आधारित संगठन जिसे सीबीओ बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन जिसे हम एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ बात करेंगे स्वयं सहायता समूहों की। तो इनकी हमारी डेमोक्रेसी में काफ़ी बड़ा रोल होता है, सरकार के कई कार्यों को ये करने का काम करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे सरकार के जो उद्देश्य होते हैं उनमें इनकी भागीदारी रहती है। इसके बाद मीडिया की भूमिका देखेंगे, मीडिया की समस्याएं देखेंगे। मीडिया के कई टाइप जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया है, इनको भी हम पढ़ेंगे। इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां पेश हैं, साथ ही साथ इन्होंने कौन कौन सी चुनौतियां समाज के सामने पेश कर दी हैं। सोशल मीडिया आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती इसने समाज के सामने लाकर खड़ी कर दी है, रोज अफवाहें फैल जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमारी इकाई 3 होगी। इसके बाद बात हम करेंगे इकाई 4 पर। इकाई 4 में महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राजनीतिक विचारक। इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ प्रमुख जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि कौटिल्य हैं जो कि हमारे प्राचीन काल के विचारक रहे हैं एक तरीके से,
और मौर्य युग से संबंधित हैं, उनकी जो राजनीतिक विचारधाराएं जो कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में लिखी हैं, तो उनकी बात करेंगे। हम महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण जी की भी बात करेंगे। आप देखेंगे ये जो जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी लोगों को जोड़ा गया है, तो मुख्य रूप से इनकी विचारधारा समाज से जुड़ी हुई है, समाज को आगे बढ़ाने से जुड़ी हुई है। तो उनके सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा इस टॉपिक को तैयार करना। और मुख्य रूप से आप देखेंगे ये एक तरीके से राजनीतिक विज्ञान के टॉपिक हैं। इसके बाद आपका अंतिम इकाई आती है, इकाई 5, जो कि टोटली आपके लोक प्रशासन से संबंधित है। और जो हम आपने सुना भी होगा कि इस बार लोक प्रशासन जोड़ा गया है, तो वो बस यही टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रशासन क्या होता है और प्रबंधन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या अंतर है, उन दोनों की अर्थ क्या है, दोनों की प्रकृति क्या है, दोनों का महत्व क्या है। आप वैसे भी जानते होंगे प्रशासन का जो मेन उद्देश्य होता है समाज का भला होता है, जबकि मैनेजमेंट जो होता है वो मुख्य रूप से लाभ के, एक तरीके से लाभ को लेकर चलता है, लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है। फिर टॉपिक आता है विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। अमेरिका जैसे विकसित देश और हमारे जैसा विकासशील देश, क्या इसमें लोक प्रशासन समान भूमिका निभाता है या कुछ अलग भूमिका है। तो आप पाएंगे कि दोनों में अलग अलग भूमिका होती है। विकासशील समाजों में लोक प्रशासन या लोक सेवकों की भूमिका काफ़ी अधिक होती है। इसके बाद एक विषय के रूप में हम लोक प्रशासन का विकास देखेंगे कि लोक प्रशासन जो विषय आया था वो कब आया था, क्या ये प्राचीन काल से ये एक विषय है। तो आप देखेंगे कि ये विषय जो है वो हाल ही में कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं कि 1-1.5 शताब्दी पहले ही ये एक विषय के रूप में स्थापित हुआ है। लेकिन हमारे जीवन के आरंभ से ही लोक प्रशासन जो होता है वो किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नवीन लोक प्रशासन के कंसेप्ट की, लोक प्रशासन के सिद्धांत भी पढ़ेंगे कुछ प्रमुख। फिर हमारे कुछ अवधारणाएं आएंगी, जैसे कि शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है, प्राधिकार क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है, प्रत्यायोजन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रत्यायोजन क्या है। प्रत्यायोजन में आपको बता दूं दोस्तों कि जब अपन कोई भी एक व्यक्ति अपनी शक्तियों को दूसरे को सौंप दे तो यही क्रिया कहलाती है प्रत्यायोजन। तो कभी कभी क्या होता है, न्यायपालिका अपनी शक्तियों को किसी और दूसरे को सौंप देती है, कार्यपालिका सौंप देती है, तो ये जो घटना कहलाती है वो प्रत्यायोजन के नाम से जानी जाती है। फिर हम संगठन के सिद्धांत देखेंगे। आप देखेंगे संगठन होता है कोई भी, और संगठन मुख्य रूप से औपचारिक संगठन होती हैं, अनौपचारिक संगठन होती हैं। तो इनके अपने कुछ सिद्धांत होती हैं। पद सोपान एक आता है। आप जानते हैं कि हर संगठन में एक हायरार्की होती है, उच्च अधिकारी, उससे निम्न अधिकारी, फिर उससे निम्न अधिकारी। नियंत्रण का क्षेत्र होता है, आदेश की एकता होती है। आदेश की एकता का सीधा सा मतलब है कि जो कमांड दी जाती है या आदेश आता है वो कहीं एक ही जगह से आना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर 2 जगह से आदेश मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो प्रशासन में चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। इसमें से आपको बता दूं विकास प्रशासन काफी महत्वपूर्ण है और विकासशील देशों के प्रशासन को लेकर ही ये टॉपिक शामिल किया गया है। लोक प्रशासन का ही टॉपिक है मेनली। तो इसमें हम देखते हैं कि विकासशील देशों में प्रशासन के कौन से आयाम शामिल होते हैं। इसकी कुछ थ्योरी भी आएंगी जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पहला प्रश्न पत्र पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न पत्र आएगा और दूसरा प्रश्न पत्र आपका वही है अर्थशास्त्र और आपका समाज शास्त्र। तो बात करते हैं हम अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर्गत पहली इकाई की। और इकाई में कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि भारत में कृषि, भारत में उद्योग और भारत में सेवा क्षेत्र, इनसे जुड़े मुद्दे और पहल। तो कुल मिलाकर आप जानते होंगे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। इनसे जुड़े हुए मुद्दों को हमें पढ़ना है। दूसरा आता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय जो होती है इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपकी उत्पादन विधि हुई, व्यय विधि हुई, ये कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से हम पूरे देश की राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। तो वो चीज पढ़ेंगे। इसके बाद आता है भारतीय रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य होते हैं और वित्तीय समावेशन क्या है और मौद्रिक नीति क्या है। वित्तीय समावेशन आप जानते होंगे, सीधा सा मतलब है देश के सभी नागरिकों को बैंकों से जोड़ दिया जाए, उनके बैंक के खाते बना दिए जाएं, खुलवा दिए जाएं। तो यही क्रिया कहलाती है वित्तीय समावेशन। और मौद्रिक नीति आप जानते ही हैं,
आपकी जितने भी पैसे का सर्कुलेशन बनाने के लिए, पैसे की तरलता बनाने के लिए जो नीति जारी की जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा, वही मौद्रिक नीति कहलाती है। फिर हम अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं देखेंगे कि कौन से टैक्स सिस्टम अच्छा माना जाता है। गरीबों पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, अमीरों पे कम लगाया जाए, या अमीरों पे ज़्यादा लगाया जाए या गरीबों पे कम लगाया जाए। तो कुछ इसके सिद्धांत हैं, कुछ विशेष तरीके के कर होते हैं। हमारे इंडिया में कौन सा कर प्रणाली फॉलो होती है उसे भी हम पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, आप जानते होंगे। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति को कर का वहन करना पड़ता है वही जब कर जमा करे वही क्या है, प्रत्यक्ष कर, जबकि उसका उल्टा होता है अप्रत्यक्ष कर। नगद लेन देन की हम बात करेंगे, और नगद लेन देन के बाद हम राजकोषीय नीति की बात करेंगे। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा जारी की जाती है। पूरी तरीके से सरकार के आय और व्यय से संबंधित जो नीति होती है वो राजकोषीय नीति कहलाती है। फिर इसके बाद आता है लोक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस के नाम से जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे, उनकी चुनौतियों को पढ़ेंगे। आप जानते हैं आज की डेट में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट तेजी से हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कृषि पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अन्य क्षेत्रों में नहीं है स्थिति अच्छी। उद्योगों में आप देखेंगे उद्योगों की स्थिति अपने यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है चाइना की तुलना में। इसके बाद हम देखेंगे भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन, कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है, भुगतान संतुलन के क्षेत्र में हम कितने निगेटिव हैं या कितने पॉजिटिव हैं। कुल मिलाकर हमें पैसे देने पड़ते हैं या हमें पैसे मिलते हैं एक तरीके से सरप्लस के रूप में। विदेशी पूंजी की भूमिका देखेंगे, जो विदेशी जो धन होता है उसकी देश के विकास में क्या भूमिका है या नहीं है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, आप देखेंगे आज हमारे देश में कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपने उत्पादों को बेचती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देखेंगे, जिसे हम एफडीआई के नाम से जानते हैं। जब कोई दूसरे देश के नागरिक या कंपनियां हमारे देश में आकर उद्योग खोलती हैं, यहाँ पर प्लांट वगैरह स्थापित करती है, वही एफडीआई कहलाती है। आयात निर्यात नीति को देखेंगे कि हमारी जो आयात निर्यात नीति है वो किस तरीके की है, हम किन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, कौन सी चीज़ें हम बाहर बेचते हैं और किन चीज़ों को हमारे लाने का उद्देश्य होता है इंडिया में। साथ ही साथ विश्व के किन क्षेत्रों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने बाजार के रूप में, क्योंकि हमें भी एक बाजार बनाना है। फिर इसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। विश्व बैंक महत्वपूर्ण संस्था है। एशियाई विकास बैंक हुआ, आपका विश्व व्यापार संगठन हुआ जैसे WTO बोलते हैं, आसियान हुआ, शार्क हुआ, और साथ ही साथ आपका नाफ्टा जो कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, और आपका ओपेक जो कि एक पेट्रोलियम संगठन है। इन संगठनों की हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय GDP में भूमिका देखेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इनकी भूमिका हम देखेंगे। तो इस तरीके से ये इकाई पहली होगी। दोस्तों इसके बाद हम इकाई 2 पर आएंगे, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में होगी। इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, मध्य प्रदेश का जो कृषि जोत क्षेत्र है वो कितना है, मध्य प्रदेश में फसल का पैटर्न क्या है, किस क्षेत्र में कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है या उनमें कोई समय के अनुसार कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। फसलों के उत्पादन और वितरण का हम जो है भौतिक और सामाजिक पर्यावरणीय प्रभावों को देखेंगे कि फसल जिस तरीके से उगाई जाती है उनके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, सामाजिक प्रभाव क्या है, क्या लोगों की उन्नति उससे हो रही है फसल पैटर्न को बदलने से। बीज और खाद की गुणवत्ता देखेंगे हम और इनकी आपूर्ति से जुड़े हुए मुद्दे देखेंगे। कृषि के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में वो देखेंगे। आप जानते हैं कई कृषि के तरीके होते हैं, जैसे कि अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर सीढ़ीदार कृषि होगी, मैदानी इलाकों में आपकी सपाट कृषि होगी। इसके साथ साथ हम हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यानिकी को देखेंगे, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी और आपका मछली पालन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं लोगों को या किसानों को, उनको भी हम बारी बारी से उन पर चर्चा करेंगे। चुनौतियों को देखेंगे मेनली, क्योंकि इन क्षेत्रों की चुनौतियां काफ़ी अधिक हैं, अभी भी ये उस रूप में आगे नहीं बढ़ सकी है मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम देखेंगे कृषि उत्पादन, कृषि का परिवहन, जो कृषि उत्पाद होती है उनके परिवहन की बात करेंगे, उनके भंडारण की बात करेंगे। आप देखेंगे हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाता है क्योंकि भंडारण की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और साथ ही साथ विपणन से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग,
तो उन उत्पादों को हम कैसे बेचें, बेहतर कीमतों पर कैसे बेचा जाना चाहिए। आप देखेंगे किसानों के सामने अभी बहुत बड़ी समस्या है, उन्हें कम कीमतों पर और अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है। फिर कृषि की कल्याणकारी योजनाएं देखेंगे जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं। हम सेवा क्षेत्र का योगदान देखेंगे, मध्य प्रदेश में जो सर्विस सेक्टर है उसने कितनी ग्रोथ की है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा क्या है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानवीय संसाधन हो, उनकी हम बात करेंगे। फिर मध्य प्रदेश का जनांक के परिदृश्य देखेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके के सारे रेशियो हैं, शिशु मृत्यु दर क्या है, जन्म मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, ये सारी चीज़ें, साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इन चीज़ों के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है डाउन जाएगी, और साथ ही साथ अगर ये मानवीय संसाधन के रूप में विकसित नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, तब भी जो है इकोनॉमी हमारी डाउन रहेगी। फिर आता है औद्योगिक क्षेत्र पर बात करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि पर बात करेंगे, और हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आप देखेंगे आज भी हमारे मध्य प्रदेश से लोग बाहर के राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, तो आखिर हमारे मध्य प्रदेश में क्या चुनौतियां हैं। आप देखेंगे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं मुख्य रूप से आपको पश्चिम में मिलेंगे, पूर्व में कोई विशेष औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ विकसित नहीं हो पाए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता की बात करेंगे, मानव संसाधन का नियोजन और उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन। कुल मिलाकर हम मानव संसाधन को देखेंगे। आपको पता है एक व्यक्ति जो स्वस्थ होता है, जो शिक्षित होता है, वो एक मानव संसाधन है, बेहतर मानव संसाधन है। तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है। इससे होता क्या है, व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ती है। व्यक्ति की उत्पादकता का बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि देश की उत्पादकता बढ़ना, राज्य की उत्पादकता बढ़ना। रोजगार के विभिन्न ट्रेंड्स की बात करेंगे। आप जानते हैं समय के अनुसार रोजगार के जो है तरीके बदलते जाते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे, कोरोना के पीरियड में हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, घर से काम करने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पहले लोग कृषि में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब सर्विस सेक्टर में लेते हैं। तो ये रोजगार के ट्रेंड बदलते जा रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे इकाई 3 पर, जो कि टोटली मानव संसाधन विकास से संबंधित इकाई है। और इसमें पहली बात होगी शिक्षा की। आपकी चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे आपकी मेडिकल शिक्षा हो, चाहे आपकी व्यावसायिक शिक्षा हो, सबकी क्वालिटी की बात करेंगे हम कि इनका स्तर क्या है इंडिया में और मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ बालिकाओं की शिक्षा पर भी बात करेंगे, क्योंकि आपने स्लोगन तो सुना ही होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बालिकाओं की शिक्षा को बेहतर बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या चुनौती आती हैं बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में, वो भी हम देखेंगे। फिर आता है निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे कौन से हैं और उनके लिए कौन कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम हम चला रहे हैं। जैसे कि जो दिव्यांग या निःशक्त जन वर्ग हैं उनके लिए, वृद्धों के लिए, बालकों के लिए, महिलाओं के लिए, सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं जैसे कि आपके आदिवासी वर्ग वगैरह, उनके लिए। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इनके लिए सरकार ने या राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं। फिर हम बात करेंगे विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। हमारे देश में लगातार विकास की बात होती है, शुरुआत से हो रही है। इसके लिए भूमि को अधिग्रहित किया जाता है और मुख्य रूप से जंगलों की भूमि को अधिग्रहित करते हैं। तो जो आदिवासी लोग होते हैं उन्हें विस्थापन से गुजरना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने कई समस्याएं रहती हैं, तो उनकी बात देखेंगे। इसके बाद आती है इकाई 4, जो कि मुख्य रूप से आपका जो समाजशास्त्र का टॉपिक है वो है। इससे पहले के 3 टॉपिक आप देखेंगे मुख्य रूप से आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित थे, लेकिन अब जो टॉपिक आएंगे वो समाजशास्त्र से संबंधित हैं दोनों इकाइयां। जैसे कि सामाजिक समरसता के घटक कौन कौन से कारक होते हैं जो समाज में मेल जोल को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा। सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। सभ्यता एक दिखने वाली चीज होती है, जबकि आप देखेंगे संस्कृति दिखने वाली चीज नहीं होती है, अमूर्त चीज होती है। बाद में हम जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं, आप देखेंगे हमारी भारतीय संस्कृति क्यों विश्व की दूसरी संस्कृतियों से अलग है, क्योंकि इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होंगी। विशेषताएं में आप देख सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण आधारित संस्कृति है।
इसी तरीके से संस्कारों की बात करेंगे। आप जानते हैं 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके विभिन्न आयाम। हम वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। आपको पता है हमारे यहाँ एक वर्ण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 4 वर्णों में लोग बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रमों की बात करेंगे। जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं कि मनुष्य का जीवन अगर 100 वर्ष की अवधि माने तो 25-25 साल के 4 पीरियड बताए गए हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपका विद्या काल का अलग पीरियड है, गृहस्थ आश्रम अलग है, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम अलग है, संन्यास आश्रम अलग है। ये इसके बाद हमें देखेंगे पुरुषार्थ की बात करेंगे। पुरुषार्थ की जो संकल्पना है हमारे भारतीय समाज की एक प्रमुख संकल्पना है। धर्म क्या होता है, पंथ क्या होता है और धर्म और पंथों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भारतीय समाज के संदर्भ में इसे हम पढ़ेंगे। विवाह की कई पद्धतियां हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पर शुरुआत से ही हैं और साथ ही साथ नए ट्रेंड्स के अनुसार भी कुछ विवाह की पद्धतियां जो हैं बदलती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में चालू हुआ। हमारे यहाँ पे प्रसार शिक्षा की बात करेंगे, पंचायती राज की बात करेंगे। पूरी सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, अगर हम समाज का विकास करना चाहते हैं एनजीओ की क्या भूमिका है, और स्वयं सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ। ग्रामीण विकास को करने में आप सेल्फ हेल्प जो वर्कर्स हैं या स्वयं सेवा के माध्यम से कैसे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट यहाँ पे जोड़ा गया है कुटुंब न्यायालय। तो ये क्या होती है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद अंतिम इकाई जो आती है वो आपकी 5वीं इकाई है जिसमें जनसंख्या की बात होगी। जनसंख्या और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की बात होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे हम उतने ज़्यादा विकसित देशों की श्रेणी में, जो हम बोल सकते हैं कि समृद्ध देशों की श्रेणी में शामिल नहीं है। फिर हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेंगे, हम सशक्तिकरण की बात करेंगे, परिवार कल्याण कार्यक्रम हमने चलाए हैं उनका क्या महत्व रहा है और क्या परिणाम उनके प्राप्त हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे, आज की डेट में तो उस पर काफ़ी बात हो रही है। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति क्या है। आप देखेंगे जनजातियों की स्थिति बेहतर नहीं है। सामाजिक संरचना क्या है हमारे समाज की, भारतीय समाज की, कौन कौन से रीति रिवाज हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, विवाह, उनके नातेदारी, धार्मिक विश्वास और परंपराएं, और जनजातियों में प्रचलित पर्व और उत्सव। ये जो टॉपिक है मूल रूप से जनजातियों से संबंधित है। ये सारी चीज़ें जैसे कि जनजातियों के रीति रिवाज कौन से हैं, मान्यताएं, उनके विवाह की पद्धतियाँ, ये सारी चीज़ें हमें मेनली जनजातियों के संदर्भ में पढ़ना है। इसके बाद महिला शिक्षा की बात करेंगे। आपको पता है महिला शिक्षा की जो एक साक्षरता दर है वो हमारे यहाँ पर आज भी कम है पुरुषों की तुलना में। पारिवारिक स्वास्थ्य की बात करेंगे, जन्म मृत्यु समंक, वही आपका शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर, ये सारी चीज़ें। कुपोषण के कारण देखेंगे, आपको पता है भारतीय समाज में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। दिखने में जो समृद्ध घर के लोग हैं उनके घरों में भी कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं जो कि मोटापे के रूप में होते हैं। तो इनका प्रभाव हमारे देश में 40% से अधिक बच्चे कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, आपने कई रिपोर्ट पढ़ी होंगी। फिर आता है पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम। हम कुछ ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा पौष्टिक तत्व या पौष्टिक भोजन बच्चों को या अन्य युवतियां या बालकों को प्रदान करें ताकि उनकी आवश्यकताएं जो है पूरी हो जाए पोषण की। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिर प्रतिरक्षा के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम हैं, इम्यूनिटाइजेशन के हम प्रोग्राम चला रहे हैं। फिर आता है संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों से संबंधित टॉपिक। तो संक्रामक बीमारियां क्या हैं, असंक्रामक कौन सी हैं, कौन सी बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं एक से दूसरे में और कौन सी बीमारियां ट्रांसमिट नहीं होती हैं। जैसे कि कोरोना आप देखेंगे एक ट्रांसमिट होने वाली बीमारी है, संक्रामक रोग है। और इसके बाद सबसे लास्ट में हम आएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन पर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये इस बार का, कारण वही है क्योंकि जो कोरोना वायरस से संबंधित चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसमें WHO की कुछ भूमिका नेगेटिव मानी जा रही है। तो WHO की भूमिका के संदर्भ में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये पेपर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, 5 इकाइयाँ आपके संविधान वाले खंडे की और 5 इकाइयाँ अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र वाले खंड की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें ये पोर्शन है बहुत अच्छे से तैयार करना है
और इसके बाद हम इसमें मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों मेरा जो प्रयास है कि मैं सारे पेपर आपको बता दूं, इसके बाद हम बारी बारी से क्लास को स्टार्ट कर देंगे और क्लास फिर हमारी काफ़ी बड़ी रहा करेंगी। हम जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये प्रयास बेहतर लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। थैंक यू।